बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम केस, इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या आपको जो है फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है कि जो इंतखाबात मुलतवी किए गए थे, 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी? जो फैसला सदर साहब ने दिया था उसी डेट पे होंगे, आगे होंगे, क्या देख रहे हैं सर? ये देखें, फैसला तो अल्टीमेटली बेंच ने फाइनल सुनना है, करना है। सुनने के बाद तो वो तो मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फैसला क्या होगा। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो भी फैसला हुआ वो आइन और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो बहस हमने की उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया और अदालत ने पूछा बार बार कि क्या कोई आइन में या कोई कानून में ऐसी शिक है, ऐसी कोई प्रोविज़न है, ऐसा कोई आर्टिकल है, ऐसा कोई सेक्शन है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार दिया हो कि वो अपनी तारीख जो प्रेसिडेंट ने दी है उसको आगे ले जा सकें इलेक्शन की, या क्या 90 दिन में इलेक्शन ने होना ही होना है। तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि कोई शिक नहीं, ना आइन में ना कानून में। यही सवाल अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मोरलेस यही कहा कि उनको भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई आइन में या कानून में जो कि इजाज़त देती हो कि 90 दिन से आगे जा सकें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील साहब हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या उनके पास कोई ऐसा कानून या ऐसी आइन में प्रोविजन है कि नहीं, और उसके बाद इस पे फैसला होगा। अच्छा, दो बड़ी कैटेगोरिकल चीजें जिस पे बात हुई अदालत में, एक तो ये चीज थी कि फंड्स, और फंड्स के मामले पर उन्होंने कहा 20 अरब क्यों नहीं निकाल सकते आप। जस्टिस मुनीब ने बेशुमार ऑब्जर्वेशंस दी। फिर फौज की फरहमी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था, तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि फंड्स की तो चलें, फिर समझ आती है कि दो असम्बलीज के अलग इलेक्शन होंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। मुझे फौज की नहीं समझ आती कि फौज की तो आईनी जिम्मेदारी है ये कहराना। जी देखें, जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मैं तो ज़रा उससे हट के पहले कहूँगा कि सबसे ज़रूरी जो फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है, जो ज़िम्मेदारी है आइन में, वो प्रोविंशियल हुकूमत की है कि वो पुलिस के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए, जो भी उनके नीचे पर्सनल है, उसके तहत वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास तो आप सेकंड एक स्टेज पे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछने की ज़रूरत है कि प्रोविंशियल असेंबली कैसे कह सकती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम करेंगे। आपके मैचेस हो रहे हैं, आपके फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी हो रही है, तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? ये कहना कि हमारे पास पर्सनल नहीं, तो थोड़े से पर्सनल इंक्रीज़ कर दें एक दिन के लिए, अपने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ले आएँ। सो ये आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसा रीज़न है जिसके तहत आप इलेक्शन को डिले कर सकते हैं। वरना हमने एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने अदालत में अभी, जब ये इशू आया था, मैंने कहा था कि अगर आप ये करने लगें कि हर केयर टेकर हुकूमत कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हर केयर टेकर हुकूमत साल-साल तक फिर हुकूमत करेगी और वो इलेक्शन ही नहीं कराएगी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रेसिडेंट गलत सेट हो जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन एक और बात जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की चीफ जस्टिस बार बार बात करें कि साफ और शफाफ इलेक्शंस भी तो होने हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में इलेक्शंस नहीं हो सकते राइट नाउ। तो उसका आप किस तरह से डिफेंड करेंगे इसको? ये देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत में क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए हर तरफ, और इलेक्शंस भी एक बर्दाश्त की एक अच्छी फ़ज़ा में होने चाहिए। तो दोनों हर फ़रीक़ैन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक राइटिंग में मांगा है कि आप हमें कोड बताएं कि आप इलेक्शंस में क्या क्या करेंगे। तो जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, हमने तो कोड तैयार करना शुरू कर दिया है, और हम चाहेंगे कि बड़ा साफ शफाफ अच्छे माहौल में इलेक्शन हो। जो 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 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोड दिया हुआ है, बिल्कुल उसके मुताबिक हो। हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो जो पकड़ धकड़ कर रहे हैं, जो लोगों को जेल्स में ले जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें छोड़ें और इलेक्शन का माहौल बनाएं और चीफ उसमें जस्टिस इलेक्शन ने करें। पूछा था कि आपको इस ऑर्डर का हिस्सा बनाते हैं, आप अश्योरेंस दें कोर्ट को कि आपकी पार्टी पहल करेगी, वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कि जिसमें दस्तो गिरबान ना हो। आपने कहा इसे ऑर्डर का हिस्सा ना बनाएं, क्यों? जी नहीं, मैंने ये वो जो कोर्ट ने कहा था हम लिख दें, ज़रूरत है लिखने की डायरेक्शन, तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्शन के बगैर ही बिल्कुल तैयार करके आपको दे देंगे, आप उसको देख लें। तो ये बिकॉज़ ये डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, मेरा ख़्याल है ये तो एक कोड है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी कि हम दें। दरअसल साहब ये बताएं कि इस वक्त जो थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर जुडिशरी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, और ये कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ का जो जजेस का इख्तलाफी फैसला था, उसके बाद अब कानून साजी बड़ी ज़रूरी हो गई है। उन्होंने 7 केसेस का भी हवाला दिया कि सियासतदानों पे बड़े केसेस हैं, जजेस पर कितने केसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है एक दफ़ा फिर से जुडिशरी को, ऐसे में जब ये केस भी पेंडिंग है।
جی دیکھیں، آئین میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارا سیپریشن آف پاورز. سیپریشن آف پاورز کا جو ہے اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے کیا اختیار ہوتے ہیں، ایگزیکٹو کے کیا اختیارات ہیں اور جوڈیشری کے کیا ہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے، وہ آئین بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی. عدالت جو ہے وہ اس آئین کی بھی اور اس قانون کی بھی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہی بیلنس ہے پاورز کا. وہ قانون بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، اس کی تشریح جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں. اگر ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو یا جوڈیشری تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے میری ہدایت یہ ہے، میری سجیشن یہ ہے پارلیمنٹ کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنے دیں. ادھر آ کے جو موقف ہے ان کی اٹارنی جنرل صاحب پیش کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی تشریح ہے وہ بن جائے جو گی. اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ پارلیمنٹ میں اس کو تبدیل کر دیجیے. پی ڈی ایم جو عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈال رہی ہے، مسلسل ہم ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں، اور اس کیمپین میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر کچھ ججز ہیں ان کو بھی باقاعدہ نام لے کے ان کی تصویریں لگا کے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی ایک کنٹروورسی رائٹ ناؤ پریٹی مچ سیٹل ڈاؤن، لیکن اتنی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی وہ چیف جسٹس نے کہا آخر میں دیکھیں کہ کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں جی، جہاں تک تو تعلق ہے جوڈیشری پہ حملہ کرنے کا، یہ بالکل نہ میں کہوں گا نہ جوڈیشری تنقید کر سکتی ہے پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو پہ، نہ جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی کسی قسم کی تنقید یا حملہ ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے آئین تمہارا کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں فری اسپیچ ہے، لیکن وہ اسپیچ بھی آپ ججز کے خلاف نہیں کر سکتے. سو یہ ایک بڑا ایک بیلنس جس کو میں بار بار کہتا ہوں، یہ بیلنس ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا. یہ جو بیلنس کو کراس کر رہے ہیں یہ ایکچولی نیشنل انٹیگریٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں پسند ایک ججمنٹ آئی، آپ اس کے فیصلے پہ، فیصلے کے جو ریزنز ہیں ان پہ تنقید کریں، بالکل کریں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ ججز کو نہ انڈر اٹیک لائیں. وہ 4-3 والی ججمنٹ کا بتا دیں. 4-3 والی ججمنٹ دیکھیں وہ بڑا کلیئر ہے، اور آج میرا خیال ہے عدالت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک مائنورٹی ویو ہے. جو ججمنٹ آپ دیکھیں تو 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ کو ہیڈنگ ہے اس کی کہ 3 میجورٹی آف 3 to 2، اور وہی فیصلہ میجورٹی کا ہی ہوتا ہے. مائنورٹی جو بھی ویو کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ اس کو بھی عزت دینی چاہیے مائنورٹی ویو کو بھی، لیکن وہ ایسا نہیں بنتا ججمنٹ. جسٹس جمال نے کہہ بھی دیا ہمارا انٹرنل، یہ انہوں نے کہہ بھی دیا بالکل. نظریہ ضرورت کو دفن ہوتے اور آئین کی بالادستی ہوتے ہوئے اس دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ 75 سال کی طرح دوبارہ کوئی نظریہ ضرورت اور بیلنس کر دیا جائے گا. دیکھیں جی، میری نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوشش تو کی ہے یہ 3 وجوہات لا کے کہ کسی طرح نظریہ ضرورت کا جو کانسیپٹ ہے وہ واپس لایا جائے اور الیکشن نہ کرایا جائے، لیکن اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے. تھینک یو.